हमने करना था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या करना था? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, इसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, समझाया है कि अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं, उसको समझो, उसी को बेस लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ाया है वो बहुत ही सिंपल तरीके से ये पढ़ाया था आपको कि कोई भी मेटल अगर है, कोई भी मेटल अगर है, मान लीजिए मेटल सरफेस है, ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो मेटल के अंदर ही इधर उधर चलते रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी मेटल सरफेस से बाहर नहीं आते। रीजन, अगर वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहता है तो इनके जो इतने लोगों से अटैचमेंट थी, इसमें आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, पूरी मटेरियल है, इनके बॉन्डिंग तो होगी ना। तो जैसे ये निकलना चाहता है, इसकी पूरी दोस्ती यारी जितने इसके अंदर हैं उसको रोकते हैं कि बेटा मत जाओ, है ना, इसको रोकते हैं कि मत जाओ, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसको निकलना है, इसको निकलना है, तो जितना इसकी मटेरियल इसको अट्रैक्ट करती है उससे ज्यादा आपको ओवरकम करने के लिए फोर्स या एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर क्या है, इनकी जो इनके साथ बॉन्डिंग है, इस इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल के साथ जो बॉन्डिंग है ना, जो बॉन्डिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। इसमें जो वर्क फंक्शन है W0, जो इसको बाहर निकलने से रोकती है ना, कम से कम अगर तुम जबरदस्ती निकालना चाहते हो तो आपको इतना एनर्जी एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एटलीस्ट इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपने इतना दे दिया, W0 वर्क फंक्शन के बराबर अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रॉन को, तो यह इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल सरफेस से बाहर निकल करके रह जाएगा। इससे बाहर तो निकल जाएगा लेकिन और कुछ नहीं कर पाएगा, जस्ट बाहर निकल के रुकेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्लियर है, डन। अब सवाल ये उठता है कि अगर इससे ज्यादा एनर्जी दे दूं तो अगर ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो इसके पास निकलने के बाद भी इसके पॉकेट में कुछ एनर्जी रह जाती है, और जब वह एनर्जी से ये मूव भी कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा विथ सम काइनेटिक एनर्जी, विथ सम काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान ले जाए तुम्हारा एक दोस्त है, मान ले जाए तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, वो बेचारा बैंक में लोन ले रखा है, ₹1,00,000 का लोन है सपोज, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि यार वो मेरा दोस्त है, बैंक से छुटकारा हो जाए, उसको क्यों नाटक पाल रहा है बेचारा, तुम हेल्प करना चाह रहे हो। आपने क्या किया? आपने उसको ₹1,00,000 दे दिया, तो क्या होगा? वो बैंक को पैसे दे करके छूट जाएगा, बैंक से छुटकारा हो गया। लेकिन वो बिजनेस नहीं कर सकता, जस्ट वो बैंक से छुटकारा लिया है, बैंक में जो देना था वो दे दिया, बैंक से लेना देना खत्म हो गया, लेकिन अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज स्टिल नॉट हैविंग एनी कैपिटल टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। लेकिन आपने क्या किया, उसको बैंक में देना था ₹1,00,000 और आपने दे दिया 1,25,000, 1.25 लाख दे दिया। अब क्या होगा? अगर आपने 1.25 लाख दे दिया तो उसमें से 1,00,000 तो बैंक को दे देगा, और उसका कितना बच गया? 25,000 फिर बच गया। तो विथ दैट कैपिटल ही कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। क्या कर सकता है? 25,000 रुपए यूज करके वो कुछ बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई छोटा मोटा दुकान ही खोल लिया, तो काम भी करना वो चालू कर सकता है ना। क्लियर है? इक्वल देने पे क्या होगा, ज्यादा देने पे क्या होगा। अब सवाल उठता है, अगर कम दे दिया तो उसको देना था बैंक में ₹1,00,000 और आपने दिया 80,000 रुपये, 90,000 रुपये दिए, 95,000 रुपये दिए, तो क्या होगा? वो पूरा पैसा देने के बाद भी बैंक से उसका रिलेशन नहीं छूटेगा, अभी भी वो बैंक के साथ बॉन्डेड ही कहलाएगा, बैंक उसको फ्री नहीं खरीदे, है ना। तो इसी तरह से यहां भी है, अगर इसको एनर्जी दें
और W नॉट से एनर्जी कम दिया मैंने। क्या दिया? एनर्जी जो आपने प्रोवाइड किया है वो W नॉट से कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? नो सर। निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जितना चाहिए वो मिला नहीं, है ना? ठीक है, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया कंडीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि जो एनर्जी मिले इलेक्ट्रॉन को वो मिनिमम और मिनिमम W नॉट के बराबर होना चाहिए एटलीस्ट। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना तो होना पड़ेगा। तो इतना होने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो, रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है इसको, इसको जो एनर्जी मिल रही है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? आपको पता है रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एच न्यू के बराबर होती है। तो फ्रिक्वेंसी अगर कम होगा तो एनर्जी कम होगा, फ्रिक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो आपका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो कितना चाहिए बाबू? जो E के बराबर हो जाए, यानी कि E इज इक्वल टू, मैं उसको बोलता हूं उस स्पेशल मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम नाम देते हैं न्यू नॉट, and this is called threshold frequency. This is called threshold frequency. This is the minimum energy, this is the minimum frequency of the radiation which must fall on the metal surface to escape electron from the metal surface. अगर इससे कम अगर दे दिया फ्रिक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। बात सुना गया बाबू? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड योर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड योर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्लियर है? आ गया फेनोमेना पूरा समझ में? एनी प्रॉब्लम किसी को भी है? ये था हमारे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसी को हमने लैंग्वेज में 4-5 सेंटेंस में मैंने लिखवाया है। इसी चीज को हमने 4-5 सेंटेंस में आपको लिखवाया है, क्योंकि आपको स्कूल में जब पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमने रेडी करवाया है आपको। क्लियर हो गया बाबू? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर ये एनर्जी ज्यादा दे दिया तो, यानी कि अगर न्यू की, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी अगर बड़ा हो जाए न्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड से फ्रिक्वेंसी से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये वर्क फंक्शन तो पूरा करेगा करेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, है ना? यानी कि इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, दिस E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन में जाएगा कुछ एनर्जी इसका वाला, और बाकी जो बचेगा वो कहां चला जाएगा? वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? एच, और इसको क्या लिखूंगा? एच न्यू नॉट लिखूंगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं? और लिख सकता हूं एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर तो वह काइनेटिक एनर्जी से जाता है किधर? यहां जाता है ना, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनके बीच का स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है, क्या है? इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी अगर V नॉट के बराबर है तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तभी यहां पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी और ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो गया, तो एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ, ये पूरी की पूरी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस।
तो यहां पर जब आएगी तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इंटू वी नॉट के बराबर। क्या हो जाएगी बाबू, हाफ एम बी स्क्वायर विल गेट कन्वर्टेड इंटू ईवी नॉट। सो यू कैन राइट इट हियर, इसको ईवी नॉट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ईवी नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको अगर और तुम लिखना चाहो इधर तो ये भी लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ईवी नॉट, ऐसे भी लिख सकते हो। एक ही चीज को, एक ही फॉर्मूले को हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से केवल रिप्रेजेंट करने का काम किया है। ये फॉर्मूले सारे सेम है, अगर तुम्हारी बातें समझ में आ गई होगी तो। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट सेम। क्लियर है सबको? इसमें किसी को दिक्कत है तो पहले पूछो बेटा। लिखो, उतार लो सभी लोग, उतार लो बेटा सभी लोग, नोट डाउन। सभी लोग उतार लो बाबू। रचित तुम भी स्कूल जाते हो? सर जाता नहीं हूँ, मतलब नॉन अटेंडिंग है। अच्छा, तो टेस्ट होने वाला तुम्हारा? यस सर, सर ग्रीन वाला ही दे देंगे। अच्छा, क्रेन में ही देना है? नहीं दे दोगे नहीं, मतलब जो तुम्हारी स्कूल कौन सी है, ब्रिटिश है कि और क्रेन है? ब्रिटिश में अभी सर नहीं बताया गया है कि टेस्ट होगा, मतलब कि अभी टर्म वन। तुम्हारा तुम्हारा नाम कहाँ पे लिखवाया हुआ है, ब्रिटिश में? सर ब्रिटिश में है, लेकिन ठीक है, टीचर्स लोग बोले कि दे देना इधर भी। इधर की मतलब? सर मतलब तैयारी है वो अच्छा अच्छा टर्म वन के लिए। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ। टर्म वन का ही जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, है ना, उसको स्कूल में टेस्ट देने हैं। ठीक है, और सभी लोगों को फुल में फुल लाना है। उसके लिए आप पूरा रिवाइज कर लो, पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं अलग से क्लास लूंगा, डाउट लूंगा, जो भी लेना है ले, है ना, लेकिन नंबर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को टॉप करना डिजर्व करते हो, और आप लोग को टॉप करना भी है। बात सुना गई शॉर्ट में क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस पे विशेष ध्यान रखो आप लोग, है ना। कर जाएगा टॉप रचित, यस फुल सर। मार्क्स लाके, फुल मार्क्स। यस सर। यस सर। 99 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलो क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया यहां तक? किसी को दिक्कत है तो पूछेगा, एनीबडी? क्लियर हो गया, वेरी इजी। अब देखो क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो इसके बेसिस पे आते हैं। इसमें क्या रखा है भाई बताओ? एक तो ये कंडीशन है, इस पे पूछता है, बाकी इस पे क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर इतना समझ लिया तो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, इसके बाद ये तो समझ में आ गया, इसके बाद मैं बताता हूं तुम्हें आगे की कहानी। अब लिखो, लिखो, फेल्योर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। लिखो टेस्ट, नेक्स्ट लिखो टॉपिक, फेल्योर ऑफ, फेल्योर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी।
क्लियर है? फेल्यूर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, फेल्यूर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, है ना। हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो हमने ग्राफ पढ़ा था तीनों, है ना, तीनों इफेक्ट पढ़ा था एक्सपेरिमेंट को, उसके हिसाब से, है ना, उस हिसाब से क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो जाती है। क्लासिकल वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्लासिकल वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और वो फेल हो गई, है ना। मैं बताता हूं कैसे फेल हो गई, समझना अच्छे से। फेल्योर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी वेव में, कोई भी वेव में एम्पलीट्यूड पे एनर्जी डिपेंड करता है। यानी कि अगर मेरा ये वेव है और ये आपका एम्पलीट्यूड अगर ऐसे हो, तो इसकी एम्पलीट्यूड के हिसाब से एनर्जी डिपेंड करता है। आपने पहले ही पढ़ रखा है हाफ के ए स्क्वायर, पढ़ा है ना, एसएचएम वगैरह में, है ना, क्या पढ़ा है, हाफ के ए स्क्वायर। यानी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर मान ले जाए मुझे ये मेटल प्लेट है और इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अगर इसकी एम्पलीट्यूड काफी है तो इलेक्ट्रॉन खूब आराम से निकल जाना चाहिए, है ना, फ्रिक्वेंसी से मतलब होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी के बाद, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता ही नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि वेव थ्योरी के हिसाब से निकलना चाहिए, भाई एनर्जी मिल तो रहा है, अब क्या दिक्कत है, निकलो, लेकिन नहीं निकलता। ऐसा में क्यों नहीं निकलता है, ये क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लासिकल वेव थ्योरी के हिसाब से अगर इसका वर्क फंक्शन W नॉट है और इस वेव की एम्पलीट्यूड काफी है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ये एनर्जी इसको दे पाएगा और इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, ये क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी चीज, अगर बाई चांस एनर्जी इसमें मान लीजिए कम है, इसमें एनर्जी कम था, एक थोड़ी देर के लिए भी मान लेता हूं, तो अगर एनर्जी कम है तो वेव तो कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई कर रहा है। वेव क्या होता है, जो एनर्जी को कंटिन्यूअस सप्लाई करता है ना, इससे एनर्जी टकरा रहा होगा, है ना, टकरा रहा होगा एनर्जी कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस टकरा रहा है तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एनर्जी कम भी मिला, तो मिलते 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 जो इसको चाहिए वो पूरा तो हो जाएगा ना, उसको पूरा तो हो जाएगा, तो उस समय इसको निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं निकलता, है ना। क्लासिकल वेव थ्योरी के हिसाब से क्या कहना है कि जैसे मान लीजिए तुम्हें कल सुबह तैयार होकर के 9 बजे क्लास में हाजिर होना, ठीक है। आपके घर में नल में जो पानी आ रहा है वो ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। अब कैसे नहा के जाओगे भाई, हैं? तो आप क्या करोगे, आप चालाकी करोगे क्या कि रात में ही बकेट लगा दोगे, है ना, और आप पूरे रात भर में क्या होगा, बकेट भर जाएगा, सुबह उठोगे नहा धो करके इंस्टीट्यूट अपना पढ़ने के लिए आ जाओगे, है ना। तो भाई ठीक है, अगर ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है तुरंत नहीं भर सकता है, रात भर में तो भर जाएगा, जब भर जाएगा मेरा काम हो गया, एक बकेट पानी में मिल गया, नहा लेंगे हम लोग। वैसे इनमें कहना है कि अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी कम भी आ रही है तो भाई आ तो लगातार रही है, हैं? जिस समय इसको पूरा हो जाए W नोट के बराबर उस समय निकल जाए, है कि नहीं। जैसा आप लोग करते हो ना, मान लीजिए आपको कोई टारगेट है कि मुझे मोबाइल लेना है, तो आप क्या करते हो, गुल्लक में पैसे डालते जाओ डालते जाओ, है भाई, 1 साल में जमा होगा, हम अगले दिवाली में ले लेंगे, क्या दिक्कत है ना, कभी ना कभी तो पूरा होगा, जब पूरा होगा तो हम उसी में मोबाइल ले लेंगे। वैसे यहाँ भी होना चाहिए था कि भाई कम भी अगर आ रहा है, डेली पॉकेट मनी कम भी मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, 1 साल के बाद जमा हो जाएगा, उसके बाद हम ले लेंगे। तो यहाँ भी वही है कि अगर एनर्जी कम आ रहा है तो ठीक है,
लगातार आ तो रहा है, एक टाइम तो ऐसा जरूर आएगा कि जब W नॉट के बराबर हो जाए, उस समय इलेक्ट्रॉन को निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। तीसरी चीज कि अगर ये वेव आ रहा है तो वेव एनर्जी क्या करता है, धीरे धीरे आता है ना, पहले ये पोर्शन टकराएगा, फिर ये पोर्शन टकराएगा, फिर ये पोर्शन टकराएगा, तो एनर्जी क्या है, धीरे धीरे आती है। तो इसको अगर ये जो भी चाहिए, वो एनर्जी मिलने में थोड़ा सा टाइम का गैप होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम गैप जरूर लगेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन को अगर निकलना है तो तुरंत निकल जाता है, और नहीं निकलना है तो कभी नहीं निकलेगा, मतलब इंस्टेंटेनियसली निकलता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है। जबकि वेव के हिसाब से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उसको टाइम लगना ही चाहिए, क्योंकि वेव आ रहा है ना धीरे धीरे, है ना, तो एनर्जी जितना उसको चाहिए उसको मिलने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं लगा। ये तीनों चीजें, बातों को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो गया। क्लासिकल वेव थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। ऐसा समझ में क्लियर है, डन, ठीक है। तो इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो, जब क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो गया तो आइंस्टाइन की एंट्री हुई। किनकी, आइंस्टाइन, है ना। और आइंस्टाइन ने बताया कि आखिर आपकी क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हुई है, तो क्यों फेल हुई है, फेल हुई है तो क्यों फेल हुई है, ये आपको बताया। है समझ में, है ना। अच्छा बताओ रचित, बताओ क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों फेल हुआ। बताओ बेटा सर बताओ। क्लासिकल हाँ। वेव थ्योरी में बतलाया गया कि आ, वो एटम में हमेशा एनर्जी एनर्जी वो हमेशा कुछ फॉर्म में ये बाहर निकालते रहता है, तो ये तो मैंने बोला ही नहीं कभी, ये तो मैंने कभी बोला ही नहीं, आइटम की बात ही नहीं किया, मैंने चर्चा ही नहीं किया। और और हम्म, बेटा रचित, तुम्हारा पिछले 2 महीने से तबीयत खराब रही, कुछ और रहा, क्लास में ये रहा, है ना, ठीक है। नंबर डाउन चले गए, तुम्हें अच्छा इंप्रूव किया था, अब फिर से डाउन हो गया तुम्हारा नंबर। नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा मेहनत किया था, बहुत अच्छा राइट किया था, एंड टॉप 3 तक चले आए थे, है ना। अब फिर से गिर पड़ के वहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आई डोंट नो भाई, यू नीड टू सर्च। अगर आपको आगे जाना है, अच्छा करना है, तो फोकस को सही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं वो लोग आपसे आगे निकल जा रहे हैं, और तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, तुम पीछे रह जा रहे हो, है ना, ठीक है। हम्म तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन गया है पिछले 2-3 महीने से, मैं देख रहा हूँ, है ना। क्यों डाउन गया है, जबकि मैं चाहता था, तुमको बोला भी था कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम्हें और अच्छा करना है ना, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस दिन ब दिन किसी कारण से कुछ ना कुछ स्कूज आते रहा और गिरते चला गया, है ना। अभी बेटा अभी भी टाइम है, इस चीज को सुधारो, और डाउन नहीं जाना चाहिए, ठीक है समझ में, क्लियर है रचित।
Recording in progress. सर इसको एक बार फिर से बता दीजिएगा। बताओ। Recording in progress. है समझ में? चलो वीडियो ऑन करो भाई सभी लोग। रचित समझ में आया आपको? आज भी टेस्ट है ना? बेटा तुमको अच्छा करना है, तुमको जो बोला जा रहा है ध्यान से करो। तुम कैपेबिलिटी है तुम में, तुम उस कैपेबिलिटी को लॉस मत होने दो, क्योंकि ये 6 महीना में पूरा काया जाएगा, ठीक है नहीं? अभी कोई रिस्क नहीं लेना बेटा। अच्छा है, अच्छा हो, अच्छा करना है, ठीक है? जो बोला जाए ध्यान से सुनो, करो, पढ़ो, है ना? आप लोगों को अच्छा करना ही करना बेटा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छे बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। यू आर हेल्पलेस टू डू दैट। समझ गया राम रतन? शीतल, अर्चना, है ना, जो भी अच्छे बच्चे इस बैच में हैं, है ना, सभी लोगों को, राखी, करीना, है ना, जो भी है, सानू, है ना, कुछ कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं इसमें, सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग को अच्छा करना ही पड़ेगा। यू कैनॉट गो बैक, है कि नहीं? ताकि अगले आपके जूनियर को मैसेज मिलना चाहिए ना कि मुझे भी करना है, उन्होंने किया, मुझे भी करना है। समझ में? चलो चलो वीडियो सभी लोग। सर इसका आंसर ये है, काइनेटिक एनर्जी मतलब टाइम के साथ बढ़ना चाहिए, एनर्जी मिलते रहता है, तो मतलब बढ़ना चाहिए वेव थ्योरी के अनुसार, लेकिन ये नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। और ये बोल सकते हो, हाँ ये बोल सकते हो। इसमें क्या होता है बेटा, देखो, हाँ, वेव एनर्जी क्या है, ये कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है ना इससे, तो एनर्जी तो जमा हो रहा होगा, जैसे बकेट में पानी जमा होता है ना, और एक टाइम पे बकेट फुल हो जाता है। जब फुल हो गया बकेट तो तुम यूज कर लेते हो। वैसे यहाँ पर कहना है कि अगर वेव कंटिन्यूअस आ रहा है तो एक टाइम इतना एनर्जी भी जाना चाहिए ना, W0 के बराबर,
तो इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, है ना। इसमें फ्रिक्वेंसी की लेना देना कहाँ आ गई कि मिनिमम इतना फ्रिक्वेंसी होना ही चाहिए, है। अरे भाई ठीक है, अगर टैप धीरे खुल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, 2 दिन में बकेट भरेगा, हम 2 दिन बाद नहा लेंगे, लेकिन नहाएंगे तो जरूर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कभी नहीं निकलता, 2 दिन छोड़ो, 10 दिन के बाद भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, अगर एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी के नीचे होती है तो। दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी बात, ये वेव क्या होता है, इसको एम्पलीट्यूड बढ़ा दें अगर जो, तो वेव में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड को चेंज कर दूं तो एनर्जी बढ़ गया, तो W0 के बराबर हो सकता है। तो एम्पलीट्यूड को चेंज करके भी हमें इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए था, लेकिन एम्पलीट्यूड को चेंज करने से कुछ नहीं होता है, एम्पलीट्यूड को चेंज करने से कुछ नहीं हो रहा है, अगर फ्रिक्वेंसी तुमने कम रखा है तो, ठीक है। तीसरी चीज कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा टाइम, Recording in progress. दैट इज द प्रॉब्लम। सर और उसके हाँ, मतलब कि वर्क फंक्शन से ज्यादा भी एनर्जी दिया जाए तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, सिर्फ आउटर मोस्ट वाले निकलते हैं। उन लोग वो लोग भी तो मतलब कि कोलाइड किए होंगे फोटॉन से। उन लोग करे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की बात हो रही है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होता ही नहीं है, जितना एनर्जी दे दो तुम, जितना एनर्जी दे दो, समझे। अगर एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के नीचे अगर होता है तो कितना एनर्जी हो जाए, फ्रिक्वेंसी कम रख करके भी एनर्जी बढ़ा सकते हो, दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है दिक्कत कि फ्रिक्वेंसी कम रखने के बाद एनर्जी जितना मर्जी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम था। और इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया वेव थ्योरी, है ना। वेव थ्योरी ये नहीं बोल पाया कि भाई जब इसको एनर्जी मान लीजिए 2 जूल और हम दे रहे हैं 5 जूल, तो निकलना चाहिए ना भाई, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रेडिएशन का वेव का फ्रिक्वेंसी को कम रखा है। एनर्जी जरूर उतना है, लेकिन फ्रिक्वेंसी कम होने के बाद ये निकल ही नहीं पा रहा है। इसको वेव थ्योरी नहीं समझा पाया कि आखिर ऐसा क्यों, एनर्जी हम ज्यादा दे रहे हैं फिर क्यों नहीं हो रहा है समझ में, क्लियर है? ठीक उसी तरह से कि भाई मैं तुम लोग को इतना पढ़ा रहा हूं, इतना टाइम दे रहा हूं, नंबर क्यों नहीं आ रहा 75 के ऊपर, मैं फेल कर जा रहा हूं यहाँ पे इस चीज को समझाने में, समझने में, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। सो यहां पर ये फेल हो गया, तो आइंस्टाइन आए। कौन आए? किनकी एंट्री हुई? आइंस्टाइन को। और ये भाई जो शटर बंद रखे हैं उनका क्या होगा भाई साहब, है समझ में आ जाएगा, है भाई? नेटवर्क नहीं पकड़ रहा क्या सब लोग को, तो मेरा गया नेटवर्क सर। इसमें एक बात हमको समझ में नहीं आया, बोले बोलो कि बकेट में 2 दिन में पानी भरेगा, इसमें भी एनर्जी ज्यादा होगा तो ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन ना। क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ। जो नल वाला बताए थे कि 2 दिन में भरेगा तो उसमें पानी एनर्जी ज्यादा होने पर ऊपर से तो निकलेगा पानी, इसमें भी एनर्जी ज्यादा जाएगा, एनर्जी ज्यादा तो फिर निकलेगा ना,
इलेक्ट्रॉन। हाँ निकलना चाहिए, तो निकलना चाहिए लेकिन नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, वही फेल हो गया, है ना। फेल्योर हो गया, क्लासिकल वेव थ्योरी पूरा फेल कर गया। जब क्लासिकल वेव थ्योरी फेल कर गया तो एंट्री किनका हुआ, आइंस्टाइन का एंट्री हुआ। किनका एंट्री हुआ, आइंस्टाइन का एंट्री हुआ। और आइंस्टाइन ने यह समझाया कि भाई साहब आप लोग जो वेव थ्योरी से इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने के चक्कर में हो, सबसे बड़ी भूल यही है। सबसे बड़ी भूल आप लोगों को यही है। भाई साहब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है वो वेव के अनुसार, वेव के कारण हो ही नहीं रहा है। वेव के कारण हो ही नहीं रहा है, तो किसके कारण हो रहा है भाई साहब, आप ही बताइए। आइंस्टाइन साहब हैं, नहीं नहीं हो रहा तो ठीक है, किसके कारण हो रहा है वो आप बताइए फिर। तो आइंस्टाइन ने बताया कि भाई साहब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है वो दो पार्टिकल के कोलिजन के कारण हो रहा है। दो पार्टिकल के कोलिजन के कारण हो रहा है, वेव के कारण नहीं हो रहा है। आप लोग गलत डायरेक्शन में दिमाग लगा रहे थे। ये जो हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, वो दो पार्टिकल के कोलिजन के कारण हो रहा है। दो पार्टिकल कौन कौन से हैं भाई साहब, तो उसमें से एक पार्टिकल तो आपका इलेक्ट्रॉन है जो निकलना चाह रहा है, और दूसरा पार्टिकल जो है, जो रेडिएशन आ रहा है, वो फोटोन है। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड कर सकता है ना, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। और रेडिएशन को आपको पार्टिकल मानना पड़ेगा, है ना, कि रेडिएशन जो है क्या है, वो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है रेडिएशन, और वह एक फोटोन है, एनर्जी पैकेट। और हर फोटोन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। फोटोन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, जो न्यू पे डिपेंड करती है। अगर न्यू कम होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, न्यू ज्यादा होगा तो ई क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें एम्पलीट्यूड की बात ही नहीं है, क्योंकि ये वेव है ही नहीं। इसको पार्टिकल मान के आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं से शुरू हुआ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, इन्होंने पार्टिकल नेचर से प्रूव किया और बोला कि एनर्जी डिपेंड करेगा न्यू पे, इसलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं है तो जो मर्जी कर लो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है समझ में। तो आइंस्टाइन ने फंडा दिया कि भाई साहब ऐसा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, इमिशन होता है, वो दो पार्टिकल के कोलिजन के कारण होता है, जिसमें से एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पार्टिकल फोटोन है। और फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, और यही एनर्जी पैकेट जो फोटोन है वो टकरा करके इलेक्ट्रॉन को पूरा दे देती है। और अगर वह एनर्जी डब्ल्यू नॉट को ओवरकम कर पा रहा है तो निकल पाएगा, और अगर कम है एनर्जी एच न्यू, तो डब्ल्यू नॉट से कम है तो वह इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, जो मर्जी कर लो, ठीक है। ये उन्होंने बताया आइंस्टाइन ने, ठीक है। और बाकी की जो इक्वेशन मैंने बताया था कि एच न्यू दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक उसका वर्क फंक्शन में और बाकी की एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाती है, वो मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इन्होंने समझा दिया, इक्वेशन भी बता दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि वेव थ्योरी जो फेल हो रहा था उसका एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन भी तो करिए, एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन भी तो करिए, तभी तो मानेंगे, नहीं तो कौन क्या मानेगा भाई, क्यों मानेगा। तो उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। पहला एक्सप्लेनेशन था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, लिखो बाबू पहला लिखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अभी सभी लोग 5 घंटा मिनिमम फिजिक्स पढ़ना चालू कर देगा, नहीं तो आपका होमवर्क पूरा नहीं होगा, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो पूरा नहीं होगा, फिर पीटीएम में दिक्कत आएगी। इसलिए मिनिमम 5 आवर्स फिजिक्स अभी से पढ़ना चालू कर दो डेली, डिफॉल्ट, कुछ करो ना करो आपको फिजिक्स 5 आवर्स पढ़ने हैं, है ना।
नहाना धोना बाद में, पहले पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो क्या हो गया बाबू, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। उन्होंने ये बताया कि आप जो रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि एक फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। नो नो नो, अगर आप बोल रहे हो कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है, एक फोटोन की एनर्जी उतनी ही है। बात सुन आ गई? कहने का मतलब यह है कि अगर मैं अभी 40 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तुम लोग के बैच में, है ना, और सबकी अगर लेवल एक है ना, और सब लोगों की लेवल क्या है, आईआईटी का लेवल इधर है और तुम लोग का लेवल इधर है, तो कितने बच्चे पास होंगे भाई इस बैच से? कितने बच्चे पास होंगे? हैं? जीरो। जीरो होंगे, है ना। अब अगले बार मैं देखा भाई तो मेरे बच्चे फेल कर जाते हैं, अगले बार मैंने 10,000 बच्चे एडमिशन ले लिए, भाई 10,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं और फिर लेवल वही रहा, तो कितने बच्चे पास होंगे? जीरो। हाँ, आप बच्चे का नंबर बढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स का इंटेक बढ़ा रहे हो, बच्चे का कैपेबिलिटी इंटेलिजेंस लेवल तो नहीं ले रहे हो ना हाइयर, तो बच्चे पास नहीं होंगे। 10,000 क्या 10 लाख ले लो, बच्चे का एडमिशन आईआईटी में क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आईआईटी में क्वालिफाई करने के लिए बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल चाहिए। आप 40 के बदले एक ही बच्चे लो, अगर उनका इंटेलिजेंस लेवल अगर यहाँ पर है तो वो बच्चे पास हो जाएंगे, और अगर यहाँ पर है तो पास नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। बात सुना आगे सबको क्लियर है? तो इसलिए उन्होंने बोला कि इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एक फोटॉन का एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटॉन के एनर्जी पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। तो नंबर ऑफ फोटॉन से कोई लेना देना ही नहीं है, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन हो गया। इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, वेव की जितनी इंटेंसिटी बढ़ाना है बढ़ा लो, रेडिएशन की नहीं निकलेगी। दूसरा, सेकंड लिखो बाबू, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बाबू? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होता है कि मान लिया जाए जितनी इंटेलिजेंस लेवल चाहिए आईआईटी निकालने के लिए, कम से कम उतना तो होना पड़ेगा, कम से कम उतना होना चाहिए। उससे कम होगा तो जितना मर्जी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला, है ना। ठीक है, जितने लड़के बढ़ा लो कोई मतलब नहीं। सिंपल से एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा हैवी डाइनिंग टेबल है, अब उसको हटाना है। ठीक है, आपके घर में 10 लोग हैं, बारी बारी से आ रहे हैं, उठा रहे हैं, थक के चले जा रहे हैं, उठ जाएगा क्या? है भाई साहब, बहुत बड़ा हैवी डाइनिंग टेबल है और फैमिली में 10 लोग हैं, बारी बारी से आके उसको उठा रहे हैं, अकेले अकेले, उठ जाएगा? नहीं उठेगा, नहीं उठेगा ना। जितना मर्जी ले आए, 10 फैमिली क्या, तुम पूरा सकली करवा लो, सकली बुला लो सबको, है ना, अब पूरे सब आदमी को ट्राई करवा लो, तो निकल जाएगा क्या? शिफ्ट नहीं हो पाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल आदमी का जो एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए उस डाइनिंग टेबल को हटाने के लिए, जो मिल ही नहीं रहा है, और जब नहीं मिल रहा तो डाइनिंग टेबल नहीं हटेगा, है कि नहीं। तो जो हटाने के लिए एनर्जी चाहिए मिनिमम, वो एट ए टाइम चाहिए, एट ए टाइम चाहिए, समझे। और ये चीजें जो है ना बेटा, ये आपने देखा हो कभी कि बहुत बड़ी सामान जो भारी होती है उसको हटाने के लिए जब लेबर लगते हैं 10-15 लेबर, तो जानते हो क्या करते हैं उन लोग ऐसे करेंगे, सब लोग पकड़ के रखेंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, पकड़ के रखेंगे, और उसमें से एक जो लीडर होता है वो क्या बोल देगा, जोर लगा के हैसा। ऐसा सुना है कभी? ऐसा सुना है कभी? है भारी सामान उठाने में होता है, नहीं होता है ऐसा? यस सर। जो लीडर होता है वो बोलता है, हाँ, जोर लगा के हैसा। तो जैसे ही हैसा बोलेगा ना, तो 10-15 लोग जो छू के रखे ना वो सब ताकत लगा देगा, और ताकत लगा के क्या होगा, उठ जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है ना। एक ही टाइम पे लगाना है ना। और बाकी पता चला कि कोई जोर बोला, जोर,
तो 5 लोग लगा दिए उसी समय जोर, है लगा के फिर 5 लोग लगा दिए, ऐसा फिर 5 लोग लगा दिए, तो क्या हट जाएगा वो टेबल? नहीं हटेगा वो, है ना। तो बेटा वो सामान को हटाने में भी फिजिक्स एप्लीकेबल है, और वो लेबर लोगों को कहीं ना कहीं से फिजिक्स आता है कि नहीं, कि आपको अगर उस सामान को हटाना है तो सभी लोगों को एक टाइम पे लगाना पड़ेगा फोर्स, जितना चाहिए उसको एट ए टाइम देना पड़ेगा, तभी हटेगा, और नहीं तो नहीं हटेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया आइंस्टाइन ने कि भाई जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एट ए टाइम चाहिए, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। टेबल हटाने जैसा, बात समझ आ गई। अच्छा दूसरा, दूसरा क्या बोला है? एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिखो बेटा थर्ड, नेक्स्ट लिखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन में, है ना, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, अगर आपने एनर्जी ज्यादा दे दिया, अगर आपने एनर्जी ज्यादा दे दिया तो उसको हटने की वजह से तो ठीक है, आपने ताकत लगाया हट गया, लेकिन ज्यादा लगा तो क्या होगा? वो तेजी से जाने लगेगा, वो नहीं, वो सामान क्या होगा, वो तेजी से मूव कर जाएगा, वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उसमें मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से सारी चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया और फाइनली बताया कि आपको पार्टिकल नेचर आपको मानना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव नेचर के कारण नहीं हो रहा है, ये पार्टिकल नेचर के कारण होता है। बात सुना गया बेटा? सभी लोग क्लियर है? तो उन्होंने क्या भाई लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट लिखो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हो गया? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट और रेडिएशन को आपको पार्टिकल मानना है, और हर पार्टिकल क्या होता है, हर पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उस पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटॉन। उन्होंने बोला कि जो रेडिएशन आती है ना, ये रेडिएशन पार्टिकल के फॉर्म में आती है, कंटिन्यूअस वेव नहीं है, ये पार्टिकल है ना। और हर पार्टिकल को हम बोलते हैं एनर्जी पैकेट, मैंने पढ़ा रखा है एनर्जी पैकेट, और इस एनर्जी पैकेट को नाम देते हैं हम फोटॉन, और हर फोटॉन का एनर्जी एच न्यू के बराबर होता है, जहां पर न्यू क्या होती है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है। सभी लोग लिख लो बाबू, क्या होती है, एच न्यू होती है। न्यू को तुम चाहो तो एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है सी स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू को तुम चाहो लैम्डा के टर्म में तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी बोल सकते हो, यानी हर फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा के बराबर होती है। सभी लोग लिख लो बाबू। तो इसका मोमेंटम कितना होता है, फोटोन का मोमेंटम लिख लो, एच बाई लैम्डा होता है। उन्होंने बताया इसका मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, एच बाई लैम्डा होता है। क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। और सारे फोटॉन्स, सारे फोटॉन्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी का, सारे फोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोटॉन क्या होते हैं, फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए फोटोन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फोटोन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इट इज अनइफेक्टेड, इट इज अनइफेक्टेड। ये मोमेंटम फोटोन का है? हाँ फोटोन का, यस। मोमेंटम क्या है, एच बाई लैम्डा है,
ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिख लो, इसका मोमेंटम जो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से कोई मतलब ना है भाई। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे, एक फोटोन का मोमेंटम उतना ही रहेगा, एक फोटोन का एनर्जी उतना ही रहेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तुम्हारे, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे आपके, ठीक है, क्लियर है। चलो लिख लिया बाबू सभी लोग। इसमें कुछ पॉइंट और लिख लो जो आपको 12th में टर्म 1 में पूछे, टर्म 2 में पूछे जा सकते हैं। कुछ पॉइंट और लिख लो बाबू, इसी में लिखो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन, frequency of a photon does not change as it travels from one medium to another। अगर कोई रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे, क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पे, ओके। चलो हाँ, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। द स्पीड ऑफ ए फोटोन, द स्पीड ऑफ ए फोटोन चेंजेस एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाएगा फोटोन तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन स्पीड चेंज होने का मतलब क्या है, उसका लैम्डा चेंज होगा, न्यू चेंज नहीं होगा। एज ए ट्रेवल वन मीडियम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। नेक्स्ट लिखो, द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज जीरो। द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज जीरो, यानी कि कोई भी फोटोन कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकता है। फोटोन हमेशा मूविंग रहेगा और स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ही चलता रहेगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, फिर लिखो, नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम आइंस्टाइन्स एनर्जी रिलेशनशिप, नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम आइंस्टाइन्स एनर्जी रिलेशनशिप द इक्विवेलेंट मास m, the equivalent mass m of a photon is given by, फोटोन का मास होता नहीं है, लेकिन अगर तुम इक्विवेलेंट मानना चाहते हो कि कितने मास के बराबर होना चाहिए तो तुम निकाल सकते हो, कैसे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। किसी फोटोन का कितना एनर्जी है वो यहाँ लिख दो और उसके इक्विवेलेंट मास कितना होना चाहिए वो यहाँ से निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक फोटोन में जितनी एनर्जी है उतना एनर्जी के लिए कितना मास होना चाहिए या कितने मास में एनर्जी होता है वो यहां से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से, राइट। यानी कि तुम कैसे निकालोगे, m कैसे निकालोगे, E कितना होता है फोटोन का, h न्यू होता है, तो h न्यू बाई c स्क्वायर। फोटोन की जो एनर्जी है वो यहाँ लिखो, डिवाइड कर दो c स्क्वायर से, तो ये आपको निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ द फोटोन, है ना, कि जितना फोटोन की एनर्जी है उतना ही एनर्जी के लिए आपको कितना मास का लॉस होना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल गिव यू, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, सर पॉइंट 4 रिपीट अगेन। फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप द इक्विवेलेंट मास m of a photon is given by E is equal to mc square,
m इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। नेक्स्ट लिखो, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज, कितना हो जाएगा मोमेंटम, कितना हो जाएगा, मास जो यहां से निकाले वो इक्विवेलेंट मास ऑफ द फोटोन, और उसकी स्पीड कितनी होती है, c के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। यानी कि फोटोन का मोमेंटम कितना होना चाहिए, mc होना चाहिए। क्या होना चाहिए, mc होना चाहिए। और c को मैं क्या लिख सकता हूं, c को क्या लिख सकता हूं बताओ, यहां देखो, यहां देखो, यहां इसको लिख दूं मैं, इसको m को लिख दूं मैं, ये एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी लिख सकता हूं, m के जगह पर मैंने ये लिख दिया, यहां से कैंसिल हो गया, तो एच न्यू बाई सी आ गया, है ना। और यहां से क्या आ गया बताओ, यहां से निकल के आ गया P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ऐसे निकालते हैं हम मोमेंटम ऑफ द फोटोन, एच बाई लैम्डा। ठीक है, क्लियर है। यहां से निकल गया फोटोन का मोमेंटम एच बाई लैम्डा।